बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा, जहां हम हर हफ्ते बीमा सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबरों और जरूरी जानकारियों को आपके सामने रखते हैं। इस बार हम बात करेंगे सबको हेल्थ बीमा देने के लक्ष्य और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। साथ ही बीमा उत्पादों को सस्ता बनाने के लिए नियामक के नए कदमों पर भी हम नजर डालेंगे। ट्रैवल और स्टूडेंट बीमा से जुड़े जोखिम भी इस हफ्ते चर्चा में है, उसको लेकर भी बात होगी। इन्हीं सब खबरों को लेकर आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ऑन द शो में आज आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, अब सभी तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचाने की जो चुनौती है वो बनी हुई है। कैसे चुनौती को पार किया जाएगा उसे हम जानेंगे। बीमा उत्पादों को सस्ता बनाने की पहल जो है वो की गई है, इससे क्या असर पड़ेगा वो हम जानेंगे। वहीं यात्रा बीमा पर बढ़ते जोखिम, क्या आखिरकार जोखिम इस पर बढ़ रहे हैं। वहीं विदेश में पढ़ाई के लिए बीमा जरूरी है, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब बीमा जो है वो जरूरी कर दिया गया है। अब इसका क्या असर जो है वो पड़ने वाला है, उस पर भी बात होगी। वहीं मोटर बीमा में नई शुरुआत हुई है, क्या शुरुआत हुई है, क्या इसमें बात कही गई है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं फ्लोरिच फिनसर्व के डायरेक्टर निकुंज छक जी। आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक कहानी दिखाते हैं जो ये बताती है कि समय पर पॉलिसी रिव्यू न करना कैसे नुकसान का कारण बन सकता है। नोएडा में रहने वाले 30 वर्षीय आदित्य वर्मा ने 2 साल पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। उस समय उनकी जरूरतें सीमित होने की वजह से उन्होंने कम कवरेज वाली पॉलिसी ले ली। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी को अपडेट या रिव्यू नहीं किया। फिर कुछ महीनों बाद अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। इलाज का खर्च उनकी पॉलिसी के कवरेज से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। इस घटना के बाद उन्हें समझ आया कि जीवन में बदलाव के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिव्यू और अपग्रेड करना कितना जरूरी होता है। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और हम चलते हैं सर के पास। सर, अभी हमने जो स्टोरी दिखाई अपने दर्शकों को, क्या ये ज़रूरी है कि जैसे भी कोई भी लाइफ चेंजेस हो, जैसे कि किसी की शादी हो गई, तो क्या उसके तुरंत बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट कर लेना चाहिए? अगर नहीं करते हैं तो क्या जोखिम उसमें हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्टोरी में भी वो चीज बताया कि आदित्य करके जो लड़का था उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसको पता चला कि जब कोई क्लेम करने की बारी आई तब एक बहुत ही सिंपल चीज से समझते हैं इसको कि जैसे वो आदित्य ही है, सपोज वो शादी से पहले अकेला सपोज रहता था कोई पीजी में या रेंट के एक रूम लेके रहता था। लेकिन शादी के बाद वो कोई छोटा सा घर लेने की सोचेगा ना कि वाइफ आने के बाद, तो अपनी वो जैसे घर को अपग्रेड कर रहा है, रहने की जो जगह है उसको जैसे अपग्रेड करने की सोच रहा है, सेम तरह से आपको आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस कवरेज है, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, मैं सिर्फ अकेला उसमें मेंबर हूँ जो कवर्ड हूँ, और अभी मेरे साथ वाइफ आ रही है या उसके बाद बच्चे आ सकते हैं। तो ये सब जैसे जैसे मेरी लाइफ स्टेज चेंज होती है, लाइफ अपग्रेड होती है, उस तरह से मेरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा चीज जो आपने बताया कि एक चीज है कि स्टार्टिंग में मेरा जो कवरेज था वो बहुत ही कम था, शायद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की मैंने पॉलिसी ली कि मैं अकेला ही हूँ और ये सफिशिएंट कवर है। लेकिन दूसरा क्या रहता है कि अगर मैं मेट्रो सिटीज में रहता हूँ, अगर मैं मेट्रो सिटी टायर 1 सिटीज में रहता हूँ, तो मेरे पास कम से कम 10 लाख का पॉलिसी कवर होना चाहिए अगर मैं अकेला हूँ तो भी। क्योंकि आज की तारीख में जो मेट्रो सिटीज है वहां पे जो अस्पताल है उसके जो खर्चे हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपका 1, 2, 3 लाख रुपीस की पॉलिसी से कुछ भी नहीं होता है। तो इनिशियल भी आपकी पॉलिसी कम से कम 7 से 10 लाख की हो, बहुत ही जरूरी है। और जैसे आपका शादी होता है या कुछ भी चेंज आता है लाइफ में, तो उस हिसाब से वो कवरेज को भी आगे बढ़ाना, अपग्रेड करना उतना ही एसेंशियल है। बिल्कुल, तो कम कवरेज वाली आप जो पॉलिसी है वो ना लें। कोशिश ये करिए कि जो सर ने बताया है कि आपका एटलीस्ट 7 से 10 लाख का तो कवरेज एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप सिंगल हैं तो। वहीं अगर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो आप इस कवरेज को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सर, पॉलिसी रिव्यू मान लीजिए अगर करना हो तो कितने समय के अंतराल में करना चाहिए? क्या इसका भी कोई ड्यूरेशन है?
यस एब्सोल्युटली। तो ड्यूरेशन ऐसा हम सोच सकते हैं कि जैसे अभी मेरी शादी हुई, लेकिन जब पॉलिसी रिन्यू हो रही है, क्योंकि ये सब जो पॉलिसीज होती है उसमें हम तभी चेंज कर सकते हैं जब रिन्यूअल आता है। मेरा सपोज दिसंबर में मेरी शादी हो गई है, लेकिन पॉलिसी रिन्यूअल हो रहा है जून में या मई महीने में, तो तब मुझे जो मेरा एजेंट है उसके साथ बैठ के पूरा मेरा जो कवरेज है वो सफिशिएंट है कि नहीं, उसको कितना अपग्रेड करना चाहिए, उस टाइम का जो करंट सिचुएशन है मार्केट का वो एजेंट को पता रहता है, और उस हिसाब से आपको वो एडवाइस कर सकता है कि आपको कितना अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आपको पॉलिसी रिव्यू करनी है, और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम कवरेज वाली पॉलिसी आप ना लें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने शो में, और देखिए हम आपके लिए कुछ खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले पहली खबर का हम रुख करते हैं, जिसमें भारत में सरकार का लक्ष्य है कि 2033 तक हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिले, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। रिपोर्ट ये बताती है कि देश में अभी भी लोगों को इलाज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च ज्यादा करना पड़ता है, और इंश्योर्ड होने के बावजूद एक्सक्लूजन्स, को पेमेंट और लिमिट नेटवर्क जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। सर, 2033 तक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का ये जो टारगेट रखा गया है, क्या वाकई में सर ये रियलिस्टिक है? इसे क्या हासिल किया जा सकता है? देखिए, अगर सच बताए तो रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी 2026 तो हो गया है। लेकिन अगर इसको करना है तो ये दो चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। एक तो अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ही कम है। बिल्कुल। दो से तीन टाइप की आर्ग्यूमेंट्स आती है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ऐसी आती है कि मेरे कॉर्पोरेट के साथ ऑलरेडी टाई अप है, कॉर्पोरेट जहाँ पे मेरी जॉब है वहां पे ऑलरेडी मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है। लेकिन वही चीज क्या होता है कि जब अगर कोई जॉब लॉस हो जाता है या आप नोटिस पीरियड में होते हो, उस टाइम पे वो कवरेज आपका कोई काम में नहीं लगता। तो इसी कारण आपका पर्सनल कवर होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज की इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है जो लोअर मिडिल क्लास में है और मिडिल क्लास में है, जो लोगों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है कि जो हाई प्रीमियम पे कर सके। तो इसी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट इवोल्व होना चाहिए जहाँ पे कम प्रीमियम से ज्यादा बेटर कवरेज मिल सके। और तीसरा चीज कि उसी को प्रमोशन के लिए बहुत ही अवेयरनेस कैंपेन और उसकी जरूरत है। हालांकि अभी पिछले काफी दिनों टाइम से एक बहुत ही अच्छा कैंपेन रन हो रहा है, जो आईपीएल और ये सब जो वर्ल्ड कप था उस टाइम पे भी आया था, कि एड कैंपेन था, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। तो उस टाइप के कैंपेन और अवेयरनेस सेशंस बहुत ही जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि अवेयरनेस होगी, और शायद 2033 तक ना भी हो तो 2-3 साल शायद डिले भी हो जाए, लेकिन एक नेक्स्ट 10 साल में भी अगर ये हो गया तो भी बहुत अच्छा होगा कि सभी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो, जिससे उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना उठाना पड़े कोई भी मेडिकल इमरजेंसी का। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर, आउट ऑफ पॉकेट जो कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमने भी अभी दर्शकों को बताया, ऐसा क्यों है कि कवरेज होने के बावजूद भी लोगों को आउट ऑफ पॉकेट जो है वो खर्च करना पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न आप देख रहे हैं? या बहुत ही अच्छा सवाल है अंजलि जी। एक चीज क्या होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हो रहा है, ये तो सबको पता है और हम मानते भी है कि ये हो रहा है। अभी उसमें 2 से 3 रीजन है। एक रीजन क्या है कि जैसा हमने पहले बात किया कि हमने कवरेज ही 1-2-3 लाख का ही लिया है या मैक्सिमम 5 लाख का लिया है, और मेरा जो खर्चा है आज की तारीख में, सपोज मेट्रो सिटी में कोई कार्डियक रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, या कैंसर रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आसानी से आपका खर्चा 7 लाख से 10 लाख तक जा सकता है इन ए स्पैन ऑफ 1 to 3 years, राइट। तो अगर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, तो क्या हो सकता है कि मुझे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है कि जो हॉस्पिटल का, सपोज मैंने 5 लाख की या 10 लाख की पॉलिसी ले भी ली है, लेकिन आज की तारीख में जो हॉस्पिटल में जो खर्चा है उसका जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 14% है। मतलब कि हर साल 14% से आपका जो मेडिकल का एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि हर 5 साल में ये जो एक्सपेंस है वो डबल होने वाला है। उसका क्या मतलब, एक सिंपल एग्जांपल मैथमेटिकल से अगर समझते हम, आज सपोज 7 से 10 लाख का कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है कार्डियक रिलेटेड, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, उसमें अगर इतना खर्चा हो रहा है, तो आज से 20 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद वो जो खर्चा है वो कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होने वाला है, अगर 14% इन्फ्लेशन बरकरार रहा तो। मतलब कि मेरा जो इंश्योरेंस कवरेज सिर्फ 10 लाख का भी है, 5 लाख के भी है, तो वो सफिशिएंट नहीं है आज से 15 साल के बाद
15 साल तक अगर मैं उसको कंटिन्यू भी करता हूँ तो हर साल उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होना कवरेज में वो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर ये सब चीज को अगर ध्यान में रखा तो शायद हो सकता है कि आपका जो अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हो रहा है वो शायद ना हो। बिल्कुल। तो कवरेज में बढ़ोतरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आउट ऑफ पॉकेट आखिरकार क्यों ज़्यादा खर्च हो रहा है उसके बारे में रीज़न सर ने बता दिया है एग्जाम्पल देकर। चलिए दूसरी खबर का हम रुख करते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, बीमा नियामक IRDAI अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सस्ता और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि खासकर बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स के लिए कमीशंस को काफ़ी कम करने पर जोर दिया गया है। इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक कमीशन पे आउट हुआ, और जो प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी को प्रभावित करता है। सर, कमीशन कम होने से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वास्तव में क्या सस्ते हो जाएंगे? ये दो-धारी तलवार जैसा है, हो भी सकता है लेकिन कितना होगा बराबर। आज सपोज हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जो कमीशन है वो 10 एनीवेयर बिटवीन 10% से लेके 25 to 30% तक जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स एंड वेरिएंट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन सपोज मैंने वो बीमा सुगम करके जो आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो वो किस टाइप का है, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। वो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया लेकिन अभी उसमें मार्केट प्लेस नहीं आया है, मतलब कि कुछ भी सेलिंग वहां पे अभी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो D2C टाइप का अगर बना रहे हैं कि डायरेक्ट कस्टमर ही वहां पे जाके बाई करेगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत 10-15% का सपोज फायदा मिल भी गया, लेकिन बाद में सर्विस वहां से किस तरह से मिल रही है और कितनी आसानी से मिल रही है वो बहुत ही देखना जरूरी रहेगा। क्योंकि एक चीज होता है कि सेल्स के टाइम पे जब ये पॉलिसी मुझे परचेज करना है, मैं कोई एजेंट से मिल रहा हूँ, कोई इंसान से मिल रहा हूँ, उसको मैं 4 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो मुझे 4 क्वेश्चन के आंसर बता सकता है। अगर मुझे कोई पॉलिसी का डिटेल नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको मिलके वो डिटेल समझ सकता हूँ। ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जैसा जो अभी गवर्नमेंट बना रही है वहां पे भी क्या हो सकता है कि वहां पे कोई कॉल सेंटर जैसा बनाएंगे वो लोग, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर वो फेसलेस होगा, वो नेमलेस होगा। मैं किसी निकुंज भाई को पहचानता हूँ जिसको मैं मिलके कोई पॉलिसी मैं परचेज करूँ, वो एक अलग टाइप का कंफर्ट लेवल होता है। दिस इज वन थिंग। तो 10 से 15% शायद इस टाइप के प्लेटफॉर्म से आपका पॉलिसी सस्ता हो सकता है। लेकिन जो मेन प्रीमियम में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। मतलब कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो डिसाइड किस बेसिस पे होता है, हर साल का जो इन्फ्लेशन है, हर साल का जो क्लेम पेमेंट कर रही है कंपनी या इंडस्ट्री, उसके बेस पे नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम डिसाइड होता है। बिल्कुल सर। अगर जैसे ये जब तक आप कंट्रोल में नहीं लाएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, क्लेम पे आउट जो कर रही है कंपनी वो जब तक कंट्रोल में नहीं रहेगा तब तक आपका प्रीमियम सस्ता होना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सर। ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये ट्रांसपेरेंसी और प्राइसिंग की, हालांकि आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा सस्ता ज़रूर हो सकता है, तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी भी इसमें देखने को मिलेगी? 100% बीमा सुगम जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है और पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की हम अपेक्षा रख सकते हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। क्योंकि जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उस टाइप का ये नहीं लग रहा है। ये इंडस्ट्री का खुद का प्लेटफॉर्म है, तो शायद हो सकता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा और अच्छी तरह से दिखाई दे। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है फ्रेंड, ये समझिए कि ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है कि मुझे कोई भी पॉलिसी परचेस करनी है तो उसके जो भी प्लस माइनस है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में वहां पे लिखी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट ट्रांसपेरेंसी मैं जो समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से, राइट। तो मुझे कोई भी पॉलिसी लेनी है, कोई भी कंपनी की कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो उसका रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी एक्सक्लूजन है, वो इजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। तो उस टाइप पे अगर कुछ यहाँ पे आता है तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और बहुत यूजफुल हो सकता है कस्टमर्स के लिए। बिल्कुल, तो फायदेमंद हो सकता है कस्टमर्स के लिए। सर, क्या कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव से मिस सेलिंग के केसेस कम हो सकते हैं? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कई बार कस्टमर ये शिकायत करते हैं कि उनको जो पॉलिसी है वो दे दी गई और गलत तरीके से उन्हें पॉलिसी बेच दी गई, या फिर जो टर्म्स थी वो उनको सही तरीके से नहीं समझाई गई। 100% अगर कमीशन स्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है वो अगर हो जाए तो खास करके लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वहां पे जो लाइफ ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती है, जो यूलिप पॉलिसीज होती है, और ज्यादातर जो
बैंक चैनल के थ्रू जो पॉलिसी सेल आउट होती है वहां पे मिस सेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पे अगर कमीशन स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए तो शायद मिस सेलिंग कम हो सकती है। दूसरा चीज, मिस सेलिंग के लिए एक वो भी समझना चाहिए हमें कि मिस सेलिंग आखिरकार हो रही है, एक तो कमीशन के कारण हो रही है, दूसरा टारगेट के कारण हो रही है। कोई भी कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज को टारगेट कर दे रही है कि इतना आप सेल करके लाओ हर महीने, हर वीक। तो उससे वो सेलिंग प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि मिस सेलिंग की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो सिर्फ कमीशन स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने से बेटर यही रहेगा कि आईआरडीए है, जो आरबीआई, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एज ए रेगुलेटर, लेकिन उसको टारगेट बेस्ड सेलिंग ना हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। तो मिस सेलिंग भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी, उस पर भी कुछ असर जरूर पॉजिटिव हो सकता है। वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष का असर अब ट्रैवल इंश्योरेंस सेक्टर पर भी दिखने लगा है। देखिए, इंश्योरर्स और पॉलिसी होल्डर्स दोनों ही अब पॉलिसीज के कवरेज और एक्सक्लूजन्स को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। ज्यादातर ट्रैवल पॉलिसी में वॉर और जियोपॉलिटिकल रिस्क शामिल नहीं होते हैं, जिससे क्लेम्स पर असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट कैंसिलेशन और ट्रिप इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा क्लेम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। वहीं अफेक्टेड रीजन्स में प्रीमियम कलेक्शन में गिरावट भी दर्ज की गई है। सर, क्या ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में वॉर रिस्क एक्सक्लूजन्स ग्राहकों के लिए अब क्या वाकई में बड़ा रिस्क साबित हो रहे हैं? 100%। मैं मेरा खुद का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं गल्फ कंट्रीज में ही था जब ये वॉर स्टार्ट हुआ। मैं एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेके गया था वहां पे, लेकिन जब मैं वापस आके मैंने चेक किया तब तक एक मेल आ चुका था कंपनी से कि ड्यू टू वॉर रिलेटेड एक्सक्लूजन ये हमारा जो क्लेम है, क्योंकि मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हुई थी और ट्रिप में भी बहुत डिस्ट्रप्शंस आए थे, लेकिन वो जो कवरेज था वो मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि इट वाज ऑलरेडी परमानेंट एक्सक्लूजन में वो होता है। तो इस वॉर, कन्फ्लिक्ट, रायट्स, ये सब चीज एक्सक्लूजन में आती है। तो उसके कारण कुछ भी अगर मेरा लॉस होता है वो रिस्क को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही 4 से 5 एक्सक्लूजन रहते हैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में, जिसको समझने के बाद ही आपको पॉलिसी परचेस करना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वॉर और कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के तरफ से एक साथ क्लेम आ जाते हैं। तो उसके कारण कंपनी को वो एक्सक्लूजन ट्रिगर करना पड़ता है और उसको वो क्लेम नहीं पास कर सकते। बिल्कुल। तो इसकी वजह से वॉर रिस्क एक्सक्लूजन हम देख रहे हैं कि ग्राहकों पर किस तरीके से असर डालते हैं। साथ ही ट्रिप इंटरप्शंस क्लेम्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। सर, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इंश्योरेंस प्राइसिंग और कवरेज को कैसे प्रभावित करते हैं? परफेक्ट। अगेन, जैसा कि कोई भी इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस इज द रिस्क को आप माइग्रेट कर रहे हो, रिस्क को आप ट्रांसफर कर रहे हो। इंश्योरेंस द प्रोडक्ट टू ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम माई सेल्फ टू इंश्योरेंस कंपनी, राइट। अभी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जो रिस्क एडॉप्ट कर रही है, मेरे पास से जो रिस्क परचेस कर रही है, मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे रिस्क ज्यादा है। अभी कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण रिस्क ज्यादा है, तो आइदर कंपनी वो मना कर सकती है कि मैं इस एरिया में पॉलिसी इश्यू करके नहीं दूंगा अभी, क्योंकि अभी ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। या तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोडिंग चार्ज करके पॉलिसी इश्यू कर सकती है। तो इस टाइप का जब भी सिचुएशन आता है तब हमारा प्रीमियम अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है, इवन डबल भी हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए सर, किसी यात्री को ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। अब जब ट्रैवल इंश्योरेंस वो ले तो किन टर्म्स को और एक्सक्लूजन्स को उसे जरूर समझना चाहिए? एक चीज तो मेन जो हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हुआ कि वॉर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो भी एक्सक्लूजन है वो उसको समझना चाहिए। दूसरा, आप जब ट्रैवल पॉलिसी लेते हो तब अगर आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, मतलब कि मुझे कोई भी डिसीज है जैसा कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कुछ कार्डियक रिलेटेड डिसीज हो गया, या कोई भी सर्जरी की हिस्ट्री है, इन शॉर्ट कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, उसको मुझे डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है when you are buying any type of policy, particularly travel insurance also। तो ये एक चीज में ऐसा होता है कि आपने अगर पहले से डिस्क्लोज कर दिया है तो कंपनी उस हिसाब से आपका पॉलिसी अंडरराइट करती है, और अगर उसको ज्यादा रिस्क लग रहा है तो उसको आप डिनाई भी कर सकते हैं। क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो
एक तो आपका फ्लाइट रिलेटेड जो भी चीज है कि फ्लाइट डिले हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया, उसके रिलेटेड कवरेज होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है आपका मेडिकल रिलेटेड। मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ, फॉरेन जा रहा हूँ और वहां पे मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ तकलीफ हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। उस केस में मेरा कवरेज मुझे जो है हेल्थ कवरेज है वो मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकती है। बिल्कुल तो सर। अगर मैंने फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज डिस्क्लोज नहीं किया तो मुझे वो क्लेम पास करने में तकलीफ आ सकती है। बिल्कुल सर, ये तो हो गई हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन अगर हम बात करें मान लीजिए ट्रैवल इंश्योरेंस अगर किसी को लेना है तो क्या उसमें वो भी इंक्लूड रहेगा, जैसा कि मान लीजिए किसी यात्री का जो सामान है वो खो गया है या फिर फ्लाइट जो है वो लेट हो गई है, फ्लाइट का जो टिकट है वो कैंसिल हो गया है, तो क्या भी ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा या फिर ये हमें उसमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा, जिसे हम एड ऑन्स बोलते हैं? ज्यादातर सभी कंपनीज जो है, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, उसमें ये सारी चीज बाय डिफॉल्ट होती है। लेकिन कोई कोई चीज ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको एड ऑन के रूप में भी लेना पड़े। और जैसा आपने बताया कि बैगेज जो होता है, आपका बैग होता है, वो अगर लेट आपको मिल रहा है, मतलब कि चेक इन जो लगेज है वो लेट मिल रहा है एयरलाइन को या मिसप्लेस हो रहा है, उस टाइप के कवरेज भी उसमें होते हैं। फिर आपका पासपोर्ट और जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मिस हो गया, आपका वॉलेट मिस हो गया, उस टाइप के कवरेज भी हो सकता है। पर्सनल बिलोंगिंग आपका मिस हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रिप, उस टाइप के कवरेज भी हो रहे हैं, जो ज्यादातर सभी डिफॉल्ट होते ही है कवरेज पॉलिसी में। बिल्कुल, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का जरूर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब विदेश में देखिए पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए अब स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि हेल्थ कवर केवल मेडिकल एक्सपेंसेस तक सीमित होता है, जबकि असल जोखिम इससे कहीं ज़्यादा है। हाल के समय में फ्लाइट कैंसिलेशन, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इमरजेंसी जैसे जो केसेस हैं वो बड़े हैं, जो सामान्य हेल्थ प्लान्स में कवर नहीं होते हैं। ऐसे में अब फैमिलीज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को अपनी प्लानिंग का अहम हिस्सा बना रही हैं। इसके बारे में अभी हमने हालांकि डिस्कस भी किया। सर, क्या यूनिवर्सिटी हेल्थ कवर के अलावा एडिशनल ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी हो गया है आज के समय में? देखिए, एज ए स्टूडेंट जब आप वहां पे जाते हो तो कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका हो सकता है टूरिस्ट वीजा पे जब आप जाते हो, थोड़े समय के लिए जाते हो, तब आप ले सकते हो। ट्रैवल इंश्योरेंस तभी काम करेगा कि जब आपका एक फिक्स टाइम पीरियड है, राइट, कि एंट्री और एग्जिट का। लेकिन जब आप स्टूडेंट के तौर पे वहां पे जा रहे हो तो आपका 3 साल 4 साल का वहां पे कोर्स हो सकता है। तो उतने लंबे समय तक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस से बेटर है कि आप वहाँ का लोकल हेल्थ इंश्योरेंस है वही आपको लेना चाहिए। वो आपको ज्यादा सस्ता भी पड़ता है और उसमें कवरेज भी आपको बेटर मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अगर कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा है, छात्र कोई स्टूडेंट जा रहा है, तो पहले से ही ये उनकी पॉलिसी में होता है कि आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ज़रूर लेना चाहिए। सर, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पॉलिसी लेते समय किन कवरेज एस्पेक्ट्स को प्राथमिकता दे सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज होती है कि आपका कवरेज कितना अमाउंट का है। जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहां पे आप कितने अमाउंट का कवरेज आपको मिल रहा है और वेदर इट इज सफिशिएंट है कि नहीं है। मतलब कि अगर आपका वहां पे कोई, आप यूरोप में जा रहे हो, कनाडा जैसे कंट्री में जा रहे हो, तो वहां पे आपका कवरेज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और जैसे आप कोई एशियन कंट्रीज में जा रहे हो या कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जा रहे हो तो वहां पे आपका कम भी कवरेज हो सकता है। तो कवरेज कितना मिल रहा है, प्लस उसमें क्या क्या एक्सक्लूजन है और क्या क्या दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आपका रूम रेंट लिमिट, आईसीयू लिमिट, और ये सब चीज आपको वहां पे सेम देखना है। जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ की पॉलिसी में सेम चीज वहां पे भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अपनी आखिरी खबर का हम रुख कर लेते हैं जो हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, डिजिटल फाइनेंशियल कंपनी नवी ने भारत में अपना मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो पूरी तरह से ऐप बेस्ड और जीरो कमीशन मॉडल पर काम करेगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई एजेंट या इंटरमीडिएटरी कॉस्ट नहीं होगी, जिससे कस्टमर्स को कम कीमत और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिल सकेगी। इस पॉलिसी में कार, टू व्हीलर और ईवीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ओन डैमेज और थर्ड पार्टी कवर उपलब्ध है। सर, ये जो नवी ने भारत में अपना मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, इससे क्या मानकर चलें कि मोटर इंडस्ट्री में कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है अब कस्टमर्स के लिए? देखिए, मोटर इंडस्ट्री में, मोटर इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है उसमें बाय डिफॉल्ट अभी वैसे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है ही ऑलरेडी। और
नवी जैसा जो प्लेटफॉर्म है, इट्स लाइक ए फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, कि जो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जो कहीं पे फिजिकली अवेलेबल नहीं होती उसकी ऑफिस और वो सब। तो ऐसे उन लोगों को क्या है कि कैपेक्स कम लगता है। सो इस टाइप की कंपनी आने से 100% कंपटीशन में और इजाफा हो रहा है। और दूसरा चीज आपने जो पूछा कि ये टाइप की जो पॉलिसीज है जो ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो सकता है कि ये कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर्स को ज्यादा अच्छी बेटर प्रोडक्ट्स मिलने की भी संभावना रहती है। बिल्कुल, तो कस्टमर्स को बेटर सुविधा जो है वो इसमें मिल सकती है। सर, जीरो कमीशन मॉडल क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सस्ता बना सकता है? क्या उसमें किसी तरीके के कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मोटर इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, कार इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जीरो कमीशन अगर है तो वही अगेन 10 से 15% का फायदा मिल सकता है कस्टमर को। लेकिन इस टाइप की जो कंपनी है, जैसे कि एको हो गया, एको इंश्योरेंस है, नवी जो आ रही है, नवी इंश्योरेंस जो आ रही है लेके मोटर का वर्टिकल, तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स रहती है उसमें क्या रहता है कि वो पूरा ऐप बेस्ड रहता है और डायरेक्ट टू कस्टमर रहता है, D2C ये रहती है। तो इसमें कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं रहता है, कोई भी एजेंसी चैनल्स नहीं रहती है। तो इस हिसाब से कस्टमर को वो सब फायदा मिल सकता है। और ईवी इंश्योरेंस सेगमेंट क्या आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा सर? ईवी का जैसे जैसे अगर ईवी सेल्स ज्यादा हो रहा है, जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर ईवी सेल्स ज्यादा हो रहा है, तो आपका ईवी इंश्योरेंस का भी कवरेज ज्यादा होगा, उसमें भी सेल्स बढ़ेगा। लेकिन एक साथ में एक यहाँ पे एक चीज वही वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी जो ईवी का इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल जो है मार्केट में, वो इतना बेटर इवॉल्व नहीं है। वहां पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर इंडस्ट्री बढ़ती है तो इसको भी थोड़ा कस्टमर फ्रेंडली बनाना और बेटर नेटवर्क, कैशलेस नेटवर्क जो है वो बेटर करना, वो बहुत ही जरूरी हो जाएगा ईवी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी आपके लिए हमारी 5 खबरें जो हम आपके लिए लेकर आए थे, चुनकर लेकर आए थे इस हफ्ते की 5 बड़ी खबरें। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। चलिए आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के बारे में। ये एक अनुकूलन योग्य टर्म इंश्योरेंस उत्पाद है जो व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपनी सहयोगी दिव्या के पास चलते हैं जो इस पॉलिसी के बारे में और आपको डिटेल में समझाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और जैसे कि अंजलि ने आपको बताया, हमारी जानो फिर मानो में आज की पॉलिसी है एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। क्या कुछ इसके की फीचर्स है, क्या फायदे आपको मिल जाते हैं, आपको फटाफट से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉलिसी में आपकी जरूरत के अनुसार आपको 7 योजना विकल्प मिल जाएंगे। आपके पास 7 ऑप्शन होंगे जिसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच में भी कवर जारी रखने की सुविधा आपको एक्सेस की इस पॉलिसी में मिल जाती है। दावे की जानकारी देते ही तुरंत भुगतान की सुविधा आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप क्लेम करेंगे तुरंत आपको भुगतान की सुविधा इसमें मिल जाएगी। जीवन कवर और दुर्घटना कवर में अपने आप बैलेंस जो है बनता हुआ आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी की अगर बात करें तो जल्दी बाहर निकलने पर जमा प्रीमियम की 200% तक वापसी आपको मिल जाती है। अगर आप टाइम लिमिट से पहले पॉलिसी से बाहर निकलते हैं तो जो आपका प्रीमियम आपने अब तक जमा कराया उसको 200% तक आपको वापस मिल जाएगा। परिवार के लिए मासिक आय सुरक्षा का विकल्प भी आपको एक्सिस मैक्स की इस पॉलिसी में मिल जाता है। इसके अलावा 100 साल तक जीवन बीमा कवर लेने का विकल्प भी इस पॉलिसी में आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही आगे बढ़े तो गंभीर बीमारी की स्थिति में पहले से शामिल कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि क्रिटिकल इलनेस का कवर भी आपको पहले से इस पॉलिसी में मिल जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए इसमें खास सुविधाएं भी रखी गई हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए खास फीचर्स इसमें रखे गए हैं। गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं और नवजात की सुरक्षा इस पॉलिसी में आपको मिल जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम और जब आपका इन्फेंट है, बेबी है, उस टाइम पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सुरक्षा, एक्स्ट्रा सेफ्टी इस पॉलिसी में मिल जाती है। पति की मृत्यु पर अतिरिक्त कवर बढ़ाने का विकल्प मिल जाता है। अगर आपके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए हैं तो आपको इस पॉलिसी में कवर और एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अगर आखिर में देखें तो महिला पॉलिसी धारकों को प्रीमियम में भी विशेष छूट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस में मिल जाता है।
बहुत शुक्रिया दिव्या इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताने के लिए। अब चलते हैं सर के पास। सर हमें बताएंगे कि ये पॉलिसी आखिरकार ग्राहकों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। सर इसमें अलग अलग जो विकल्प हैं, जिसे हम ऑप्शंस कहें, कि इस पॉलिसी में दिए गए हैं, ग्राहकों के लिए सर ये किस तरीके से फायदेमंद है? बहुत ही अच्छी तरह से दिव्या जी ने समझाया कि क्या क्या उसमें मेन बेनिफिट्स है ये पॉलिसी के अंदर। तो ये बेसिकली एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि जहाँ पे आप बहुत ही कम प्रीमियम पे करके एक बहुत बड़ा कवरेज का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है, और बड़ी अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। जैसे कि मेरा एज सपोज 30 साल का है और मैं 12-13 हजार रुपीज भर रहा हूँ साल का प्रीमियम, और मुझे 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। नाउ ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है कि अलग अलग 7 वेरिएंट्स है, जो कि आपका जो मेन है, जैसे कि आपका हो गया, आपका रेगुलर कवर हो गया, देन आपका रीबैलेंसिंग कवर होता है, फिर अर्ली आरओपी प्लस होता है, स्मार्ट कवर होता है। इस तरह से टोटल 7 अलग अलग कवर है। तो ये प्रोडक्ट है वो इस टाइप का बनाया गया है कि जो कोई भी इंसान है, लेडीज है, जेंट्स है, मेल फीमेल दोनों, लाइफ कवर को कवर करने के लिए सभी टाइप का जो कवरेज है, एड ऑन से वो अंदर दिया गया है, जिसको आप सिलेक्ट करके आपकी पॉलिसी चूज कर सकते हो। बिल्कुल सर, प्योर टर्म प्लान खरीदना चाहिए या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान लेना चाहिए? दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इसे चुने? राइट, सो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो तो वही है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आपको और आपका एक रिस्क है, जो इनकम रिप्लेसमेंट का जो रिस्क है वो आपका कवर हो रहा है सर्टेन पॉलिसी टर्म तक, और जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो आपका वापस नहीं आएगा अगर कुछ नहीं होता है, मतलब कि कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। जो आरओपी प्लान होते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अगर मैच्योरिटी तक आपको कुछ नहीं हो रहा है तो जो प्रीमियम आपने पे किया उतना प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जो भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी रहती है, नॉर्मली अगर मैं 15,000 का पेमेंट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा पैसा वापस नहीं आएगा अगर कुछ नहीं हुआ, तो अगर मुझे रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी में जाना है तो क्या होता है कि 15,000 के बदले मुझे शायद हो सकता है कि 30,000 या 35,000 का साल का प्रीमियम मैं पे करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो पूरा मेरा जो प्रीमियम भरा हुआ है वो मुझे वापस मिल जाएगा। इस डिफरेंस रहता है। तो ये दोनों के बीच मेन डिफरेंस ये होता है। आपका जो क्वेश्चन था कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो 100% लेना चाहिए। मैं मेरे जो फ्रेंड्स मुझे कोई पूछते हैं तो मैं उसको हंस के ऐसा बताता हूँ कि अगर भगवान के साथ आपकी बात हो गई है कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला है तो टर्म इंश्योरेंस मत लो, अगर बात नहीं हुई है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और सर इसका कवर कितना रखे, ये कैसे तय करें कि हमें इसका कवर इतना सेट करना है या लिमिट इतनी सेट करनी है? यस, सो कवर डिसाइड करने के लिए 2 चीज हम कर सकते हैं। एक तो आपका जितना भी इनकम है साल का, जैसे कि मैं अभी साल का 10 लाख मेरी सैलरी है या बिजनेस इनकम है या 5 लाख मेरी है, तो उसके मल्टीप्लीकेशन करके मैं तय कर सकता हूँ इधर 15 टाइम्स और 20 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन माय एज, मुझे 15 से 20 गुना कवरेज मिल सकता है, तो उतना मुझे कवरेज लेना चाहिए। दूसरा एक होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। जैसे वो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे वो कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, तो HLV कैलकुलेटर बोलते हैं। वहां पे आप आपका कितना इनकम है, कितनी लायबिलिटी है, वो सब काउंट करके आपको एक फिगर बताते हैं कि इतना आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। बिल्कुल सर, प्रीमियम वापसी वाले ऑप्शन को चुनना, उसको सिलेक्ट करना किन लोगों के लिए सही हो सकता है? या सो मेन चीज तो वही है कि एक चीज है कि एफोर्डेबिलिटी। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो कि हायर, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली जो अगर आप वेरिएंट चूज करते हो तो उसका प्रीमियम कंपेरेटिवली बढ़ जाता है नॉर्मल प्लान से। तो अगर आप एफोर्ड कर सकते हो उतना प्रीमियम तो आप पे कर सकते हो, या तो आप दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो प्रीमियम वापस नहीं आ रहा है, जो मैंने भरा प्रीमियम वो वापस नहीं मिलेगा। अगर वो उस चीज के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आप ये वेरिएंट चूज कर सकते हो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला। बिल्कुल। राइडर अगर मान लीजिए सर शामिल करनी है किसी को टर्म बीमा प्लान में, कौन कौन से राइडर इसमें शामिल हो सकते हैं? टर्म इंश्योरेंस के अंदर 2 से 3 राइडर तो मिनिमम आपको लेना चाहिए। एक होता है आपका WOP राइडर जिसको बोलते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम, मतलब कि आपका अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है या एक एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी हो जाता है, तो उस केस में आपको फर्दर प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है, मतलब कि आपका वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाता है।
और आपका पॉलिसी चालू रहता है। तो ये एक रहता है। दूसरा, आपको क्रिटिकल इलनेस का एक राइडर आता है। जी। मतलब कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है तो आपको एक सर्टेन जो फिक्स्ड अमाउंट है वो एक लमसम मिल जाता है। तो ये दो मेन राइडर होते हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ लेने चाहिए। तो इन दो राइडर्स को जरूर आप अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ शामिल करें अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो। सर, एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस पॉलिसी किन लोगों के लिए सही है? एक बेसिकली टर्म इंश्योरेंस कोई भी बंदा जो एलिजिबल है और अच्छा कमा रहा है, जो अर्निंग मेंबर है ऑफ द फैमिली, उसको उसके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जो भी एलिजिबल है वो ये प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकता है। पर्टिकुलरली मुझे इस प्रोडक्ट में दो चीज बहुत अच्छा लगा कि एक तो जो फीमेल लाइफ है, मतलब जो फीमेल है उसके लिए यहाँ पे 2 से 3 बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है बिल्कुल। जो मार्केट में शायद ही कहीं पे अवेलेबल है। जैसे कि मैटरनिटी रिलेटेड कवरेज है, न्यूबॉर्न रिलेटेड जो कवरेज है। तो जो भी महिला है, जो भी लड़की है, जो भी शादी नहीं हुई है या भी अनमेरिड है या जिसको अभी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, डिलीवरी नहीं हुई है, उस टाइप के जो फीमेल लाइफ है उसको ये प्रोडक्ट खास करके एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और महिला पॉलिसी धारकों को प्रीमियम में विशेष छूट भी इसमें मिलती है, साथ ही पति की मृत्यु पर अतिरिक्त कवर बढ़ाने का ऑप्शन भी महिलाओं को दिया जाता है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पॉलिसी पर बात करने के लिए, और न्यूज़ पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अंजलि जी, बुलाने के लिए और फॉर बीइंग सच ए नाइस होस्ट। थैंक यू सर। फिलहाल इस हफ्ते के बीमा शो में बस इतना ही। बीमा से जुड़ी सही जानकारी और जागरूकता ही आपको सुरक्षित बना सकती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम नई खबरों और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।